नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो सबसे पहले देखो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं बच्चों के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है वो कौन है, कहाँ उनका जन्म हुआ और कौन कौन सी उनकी प्रमुख रही हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ये अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। कविताओं के अलावा इन्होंने बाल साहित्य, नाटक और कहानियां भी लिखी। उनकी कीर्तियों को कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है, यानी कि उनकी जो कीर्तियां हैं उनका और कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता, खूंटियों पर टंगे लोग। देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से सबसे जो प्रमुख रचनाएं रही हैं वो रचना रही है खूंटियों पर टंगे लोग, और इन्हें इस काव्य संग्रह के लिए सन 1983 में 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो देखिए बच्चों, ये तो था इनका एक छोटा सा जीवन परिचय जो हमने आपको बता दिया है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रही हैं। अब चलते हैं बच्चों हम कविता की ओर। कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये बच्चों, शाम एक किसान। तो यहाँ पर जो बच्चों किसान है, यहाँ पर उसके विषय में बताया है। तो देखते हैं बच्चों, सभी बच्चे बुक निकालेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बच्चों हम इसके कठिन शब्दों को बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो आकाश है हम नभ भी बोल सकते हैं और इसे हम आसमान भी बोल सकते हैं बच्चों, नभ और आसमान। यहाँ पर जो साफा है इसे क्या बोलते हैं? पगड़ी। क्या बोलते हैं बच्चों? पगड़ी बोलते हैं। और पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के जंगल, ये क्या है? ये है वृक्ष का नाम। पलाश जो है एक वृक्ष का नाम है। सिमटा किसे बोलते हैं बच्चों? सिमटा बोलते हैं, यानी कि सिकुड़ता। ठीक है बच्चों, सिमटा यानी कि सिकुड़ता। तो समझ लेते हैं बच्चों इस कहानी के बारे में, इस कविता के बारे में, सॉरी। तो आकाश का साफा बांधकर, यहाँ पर जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय का प्राकृतिक दृश्य का बड़ा मनोहर वर्णन कर रहे हैं। तो वह बता रहे हैं कि उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं
वो एक किसान की तुलना एक पहाड़ से कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि शाम के समय पहाड़ जो है वो बैठे हुए किसी किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर पहाड़ को किसका रूप दे दिया? किसान का रूप दे दिया कि किसान की तरह दिख रहा है और आसमान जो है, आसमान उसके सिर पर ऐसा लग रहा है जैसे पगड़ी बांध रखी हो उसने। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। तो नदी बहती हुई जो नदी है वो किस प्रकार से लग रही है? वो चादर के समान लग रही है कि जैसे किसानों के घुटनों पर किसी ने चादर डाल रखी हो। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पलाश होता है, पलाश के वृक्ष जो हैं वो रात में कैसे प्रतीत होते हैं बच्चों? वो रात में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे जलती हुई भट्टी के समान, यानी कि जो पलाश के फूल होते हैं वो रात में चमकते हैं, वो रात में जलते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि ने पलाश के फूलों को क्या कहा है? पलाश के फूलों को जलती हुई अंगीठी के समान बताया है कि खिले लाल पुष्प कवि को अंगीठी के समान लगते हैं, अंगारों की तरह दिख रहे हैं और पूर्व में फैलता अंधेरा सिमटकर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। यानी कि पूर्व में जो अंधेरा फैल रहा है वो कैसा लग रहा है? जैसे भेड़ों का झुंड। तो उन्होंने भेड़ों का झुंड बताया है पूरब में फैले अंधेरों को। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चों उन्होंने जो सूर्य को बताया है कि सूर्य जब ढल रहा है अपनी दिशा में, पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, तो वो किसके समान लग रहा है? जैसे चिलम पर रखी आग। जब चिलम पर क्या रखी जाती है बच्चों? आग रखी जाती है, उसी के समान वह प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ एक मन भावन शांति छाई है। चारों तरफ कैसी शांति छाई है? मन भावन सी शांति छाई है। तो यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो पहाड़ है वह एक किसान की भांति बैठा हुआ है, उसके सर पर आकाश जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पहाड़ ने अपने सर पर पगड़ी बांध रखी हो। जो नदी है, बहती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर किसी ने चादर डाल रखी हो। और जो पलाश के जंगल हैं, यानी कि पलाश के वृक्ष हैं, वो एक जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो पूर्व में अंधेरा छाया हुआ है वो भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा है। और जो पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा है वह एक चिलम पर रखी हुई राख की भांति, यानी कि आग की भांति दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे अस्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी। तो यहाँ पर एक बच्चों शब्द आया है, इसे बोलते हैं उलट देना। इसका अर्थ होता है उलट देना। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इसके विषय में आपको समझा देते हैं बच्चों कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पदांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल पड़ता है, मानो कोई पुकार रहा हो। देखो, फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो,
जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ढलते हुए सूर्य के विषय में बात की हुई है कवि ने, कि जब सूरज ढल रहा है तो किस समान लग रहा है कि जैसे चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो, चारों तरफ शांति के बीच एक अचानक से आवाज आती है। ऐसा लग रहा है जैसे मोर बोल रहा हो और कह रहा हो कि सुनते हो, और उसके सुनते ही फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे कि सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो। जो वो सूरज की रोशनी है वो धीरे धीरे अस्त हो रही है, और उसे ही कवि बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि चिलम किसी ने उलट दी हो, यानी कि धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा है और चारों तरफ अंधेरा छा गया है। तो देखिए बच्चों, यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस कविता में जो है एक किसान को पहाड़ के रूप में देखा गया है और उसके विषय में ही सारी बातें की गई हैं। ठीक है बच्चों, तो यह कविता हमारी यहीं समाप्त होती है। अब आपको हम अगली वीडियो में से अगला पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।